शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ मेरे को अटपटा सा लग रहा है, कुछ उनको अंदेशा हुआ। उन्होंने बलि को मना करा। तो बलि ने कहा आप ये ले लो, वो ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, इतने स्वर्ण मुद्राएं ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो छोटी सी मेरी वो कुछ मांगना चाहता हूँ, आप दोगे तो बताओ, तो फिर मैं बताता हूँ। तो उसने भी, बलि ने कहा अरे मैं तीनों लोग मैंने जीते हुए, इतनी छोटी आपने बात कह दी, बोलो तो सही। तो वामन अवतार में क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बलि ने कहा हाँ, तो उन्होंने अपना जो ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, शुक्र की रेमेडी का पार्ट 1 हमने जहां पे पिछली वीडियो में छोड़ा था, आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि शुक्र की सारी रेमेडी आप समझ सके और अपने जीवन में शुक्र का जो है अपने जीवन में लाभ ले सके। तो चलिए आगे हम प्रैक्टिकली वीडियो को शुरू करते हैं और शुक्र की इस पूरी सीरीज का जो पार्ट 2 है उसको हम फिनिश करते हैं। तो यदि आपकी लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में वीनस का एक बहुत बड़ा रोल है, कोई भी आपका काम है जिसमें रूप, ओजस, ऑरा, कला, काम, भोग, रति, सुख, प्रेम, रस, संबंध, सौंदर्य, श्रृंगार, माधुर्य, ये कुछ भी अगर यूज होता है तो आपको एक सात्विक गुरु, भगवान शिव, इन चीजों की शरण, इन लोगों की हमेशा मेंटरिंग की जरूरत लेनी चाहिए ताकि आपका जो बलि शुक्र है उसकी यदि किसी खराब ग्रह से युक्ति है, दृष्टि है, गोचर में मूवमेंट है, अंतरदशा महादशा के बीच में कोई और दूषित प्लैनेट उसमें चल रहा है शुक्र के साथ, तो आपका जो शुक्र है आपको वैसा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बलि शुक्र भी नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि वो है तो भोग विलास का ग्रह ही। तो यदि आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन या करियर में हैं तो ये बात आपके लिए जरूरत से ज्यादा इंप्लीमेंट होती है। यहाँ पर आप पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हैं। यहाँ पर मोटा मोटी लग्जरी से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड लगभग सभी बिजनेस मैंने बता दिए हैं, और ऊपर जो मैंने आपको वर्ड बताए थे उससे रिलेटेड यदि आपका जीवन है, आपका बिजनेस है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा सचेत होकर रहिए। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुक्र से भागने की भी जरूरत नहीं है, उसको दबाने और कुचलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर शुक्र आपके जीवन में दबा हुआ, कुचला हुआ होगा तो आप अपने जीवन में सुखों को भोग नहीं पाएंगे। देखा जाए तो जो शुक्राचार्य हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जब हमने शुरुआत करी थी तो भी मैंने आपको बताया था कि अपने भक्तों के सारे कष्टों को वो दूर करते हैं। इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कच्छ का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था कि कैसे बृहस्पति ग्रह के बेटे को, अपने दुश्मन के, परम दुश्मन के बेटे को भी उन्होंने दीक्षा दी। यहीं पर एक और आप छोटी सी कथा समझिए। तो बलि जो राजा था जिसने तीनों लोगों को जीता था, वो प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे। नरसिंह अवतार में आपने कथा पढ़ी होगी, वरना कभी आगे फ्यूचर में मैं आपको नरसिंह अवतार की कथा बताऊंगा। तो शुक्राचार्य की गाइडेंस में, क्योंकि शुक्राचार्य तो सारे जो दैत्य हैं, दानव हैं, उनके गुरु थे, तो उनकी गाइडेंस में उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ करे और जीतते जीतते उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। तो ऐसा होने से देवताओं में बहुत ज्यादा घबराहट हुई। इंद्र को भी डिस्प्लेस कर दिया गया था और ये खुद तीनों जो लोग हैं उसके राजा बन के बैठ गए बलि के। और उन्होंने कहा इनकी इतनी और ज्यादा पावर बढ़ जाएगी तो फिर तो कभी भी संसार से इनको हटाया नहीं जा सकता, कि कुछ तिगड़म लगाइए। तो तिगड़म क्या लगाई गई कि ये कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए इंद्र और जो बाकी देवता थे हमेशा की तरह विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी ने कहा चलो मैं कुछ सोचता हूं, और उन्होंने वामन अवतार लिया, जिसमें एक वो छोटी हाइट के कुरूप ब्राह्मण बन के गए, बड़े ही कमजोर टाइप के ब्राह्मण की दया आ जाए हर किसी को। और बलि जो है उस समय लास्ट स्टेज ऑफ उसका जो अश्वमेध यज्ञ का लास्ट पार्ट था वो होने वाला था, वहां पर ये दान मांगने के लिए चले गए। और कोई भी ब्राह्मण दान मांगने के लिए ऐसे यज्ञ में आ रहा है तो राजा को देना ही देना है, वरना वो यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होगा। शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ मेरे को अटपटा सा लग रहा है, कुछ उनको अंदेशा हुआ। उन्होंने बलि को मना करा। तो बलि ने कहा आप ये ले लो, वो ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, इतने स्वर्ण मुद्राएं ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो छोटी सी मेरी वो कुछ मांगना चाहता हूँ,
आप दोगे तो बताओ, तो फिर मैं बताता हूं। तो उसने भी, बलि ने कहा, अरे मैं तीनों लोग मैंने जीते हुए, इतनी छोटी आपने बात कह दी, बोलो तो सही। तो वामन अवतार में क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बलि ने कहा हाँ, तो उन्होंने अपना जो कद है इतना ज्यादा बढ़ाया अंतरिक्ष के बराबर कि वो 2 पगों में ही धरती और अंतरिक्ष को जो है उन्होंने समेट दिया, विष्णु भगवान के अवतार ने। तीसरे की जब हुआ तो बलि ने कहा ये मेरा सिर है, इसके ऊपर आप अपना तीसरा पैर रख लीजिए ताकि आपकी जो 3 पग की जो आपको मैंने वादा करा था वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके से ये जो पूरी स्टोरी थी, बीच में क्या होता है कि ये शुक्राचार्य जो मैं आपको बता रहा था अंदेशा आ जाता है। तो वो जब हामी भर रहे थे, और हामी कैसे भरी जाती थी पहले कि संकल्प करके, जल करके, जैसे आज के दिन भी कोई बड़ी पूजा है तो आप संकल्प करते हैं कि कमंडल से संकल्प करके करा जाएगा और ब्राह्मण के लिए कहा जाएगा कि हाँ मैंने ये दान आपको दे दिया, इस तरीके से इज्जत से दिया जाएगा। तो शुक्राचार्य जो है वो कमंडल के अंदर जो है वो अपना छोटा रूप करके बैठ गए, और उन्होंने पहले बहुत समझाया कि भाई ये बलि, ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, ट्रिक है, ऐसा है वैसा है। और उन्होंने क्या करा, कमंडल के अंदर जाकर यहाँ पर वो एक बैठ गए। अब जब बैठ गए उसके छेद में कमंडल के, यहाँ पे कोई बैठ गया तो पानी बाहर नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो संकल्प नहीं हो सकता। तो विष्णु जी भी समझ गए, उन्होंने कुशा घास उसको कई बारी घुसेड़ी, अब उसके अंदर बैठे छोटा रूप करके शुक्राचार्य, वो हिले ही नहीं। ऐसा करते करते जो एक सख्त सी कुशा घास थी सीधे शुक्राचार्य की आंख के अंदर चले गई और आंख फूट गई। शुक्राचार्य की आंख जो है वो फूट गई और फिर वो दर्द से कराते हुए कमंडल से बाहर निकले, और फिर जल संकल्प हो गया, ये संकल्प हो गया बलि का। और फिर आपको मैंने बता ही दिया क्या हुआ। तो देखिए, अपने भक्त की, अपने शिष्य के प्रोटेक्शन के लिए शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख भी फोड़वा दी। तो ये गुरु का एक, आप वो देखिए कि जो शुक्र की पूजा करेगा, शुक्र के जप करेगा, शुक्र की शरण में जाएगा, तो उसको शुक्र जो है वो छोड़ेंगे नहीं। उसको जो वेल्थ है और समृद्धि है, धन दान है, वो देंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी उनके साथ जुड़ी हैं। और शुक्राचार्य अपने शिष्यों के लिए बहुत ज्यादा कृपालु भी हैं, बहुत ज्यादा हठी भी हैं कि दिला के ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये कथा का अंत हुआ। और बलि को तो कई जगह बहुत ही ज्यादा पूजा जाता है। जो ओणम हमारा फेस्टिवल है उसमें माना ये जाता है कि ये जो बलि है ये पाताल से निकल के आएंगे, और उनको कहा गया है कि आने वाले टाइम में ये पाताल से निकलेंगे और ये महाइंद्र बनेंगे। ये जो है महाइंद्र की जगह लेंगे और सारी जगह पे रहेंगे, क्योंकि जो बलि थे वो एक बड़े अच्छे उस समय राजा थे। वो तो देव उनसे डर गए कि आने वाले टाइम में ये अपने कंट्रोल में नहीं रहे तो क्या होगा, फिर उनको डिस्प्लेस करना तो असंभव था, क्योंकि इनफाइनाइट पावर हो जाती। तो ये सारी कथाएं इस तरीके से चली। और जो हमारा सुतल है उसमें विष्णु जी ने उनको क्या कहते हैं, कहा कि अब आप जाके पाताल में रहो और वहीं पे आप राज करो। साल में एक बारी ओणम में वो बाहर आते हैं, बड़ी उनकी पूजा वगैरह होती है, बड़ा उनको माना जाता है, और रिक्वेस्ट करी जाती कि उस समय जल्दी से जल्दी आए जब आप पाताल से आकर पूरे तीनों लोकों में फिर से दोबारा से राज करें। तो ये एक छोटी सी कथा थी। अब आप समझिए शुक्राचार्य का और शुक्र का एक और डीप मीनिंग, जो कि आपको अपने जीवन में कंट्रोल करना है, क्योंकि अनगिनत लोग काउंसलिंग करने, कंसल्टेंसी करने आते हैं, जो मल्टी मिलियनियर हैं, इंडिया से बाहर हैं, कई करोड़ों, मल्टी मतलब कई 100 करोड़ों में उनका काम है, लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं है, क्योंकि मटेरियलिज्म जो भोगवाद है उसका कहीं अंत नहीं है। इट इज अ इनफाइनाइट डार्क पिट, कि एक गड्ढे में जाओगे तो गिरते ही रहोगे, और भोग जो आज आपको अच्छा लग रहा है वो एक क्वांटिटी का लग रहा है, अगले दिन 2 लगेगा, 100 लगेगा, 1000 लगेगा, और ये संख्या चलते चली जाएगी। अब शुक्राचार्य को आप जरा समझिए, कलयुग जो है वो भोग का युग है, ये तो आप समझते ही हैं, और लोगों की डिजायर्स ही हैं सारी की सारी, और कलयुग बना ही इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा भोग विलास होगा। और फेम, वेल्थ, काम, रूप, लग्जरी जो है सारा कुछ शुक्र करता है, और लोगों को चाहिए भी यही, सबसे मेन चीज तो यही चाहिए। हेल्थ भी पीछे रह गई। अब वेल्थ फेम होगा तो कहते हैं हेल्थ तो अपने आप ही हो जाएगी,
शुक्राचार्य जो है इन सब के स्वामी होने के बाद भी हमेशा किस चीज में एंगेज रहते हैं? अपनी साधना में, भगवान शिव की भक्ति में, और असुरों को सही शिक्षा दीक्षा देने के लिए जितना वो काउंसल कर सकते हैं गलत सही का, तो उनका अपना एक एम है। और हमेशा उन्होंने गेनिंग ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स करी है, विजडम रादर देन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। अब वो गुरु है तो खुद ही त्रिलोक की गद्दी में बैठ जाते हैं, कहते मैं ही हूँ मेन, मेरे को लाओ सारा भोग विलास की चीजें दो। लेकिन वो हमेशा गाइड करते अपने शिष्य को, और खुद भगवान शिव की तरह भोग विलास में नहीं पड़े। और असुरों को उन्होंने अचीव करने के लिए साधना के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा हमेशा मोटिवेट करा। इसलिए आप देखोगे देवों का इतना नाम नहीं है साधना में, वो तो सिल्वर स्पून चाइल्ड एक तरीके से कहा जाए, पहले से संपन्न है। सारी जो साधना है बड़ी बड़ी, रावण, बलि, हिरण्यकश्यप और भी जितने नाम है, खतरनाक साधनाएं किसने करी? हजारों सालों की सबसे कठिन साधनाएं किसने करी? देवों ने नहीं करी, दैत्यों ने करी। तो शुक्राचार्य जो है वो लंबी बड़ी साधनाओं के लिए भी लोगों को प्रमोट करते हैं। और कलयुग में जो भी ऐसी बड़ी साधनाएं कर रहा है, मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की, उसको जो है लाभ होता है, वेल्थ का लाभ होता है। और जिन साधकों को पता चल जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि ये सब तो माया जगत है, मटेरियलिज्म है, वो फिर इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, बिल्कुल शुक्राचार्य की तरह। औरों को वो गाइड करते हैं जो जो उनकी शरण में आ रहा है कि आपको चाहिए तो ठीक है, ये साधना कर लो। इसी तरीके से भगवान शिव भी है कि भगवान शिव जो त्रिलोक सारा उन्हीं का ही है, लेकिन रहते तो शमशान में है, अपने कुछ भी उनके पास नहीं है। तो ये चीज आपको समझने वाली है। वीनस बहुत अच्छा है सुखों को भोगने के लिए, लेकिन अति भोगी भी आपको नहीं बनना है। एक बैलेंस जीवन आपका शुक्र के साथ चलना चाहिए। अब हम बड़ी लंबी कथाओं के बाद वापस आते हैं रेमेडीज में, जिसमें हम कुछ तंत्र की और यंत्र की रेमेडीज का और कुछ टोटकों की हम बात करते हैं। कथाएं भी जरूरी हैं, उससे रोचकता आती है और आपको उसका डीप मीनिंग पता चलता है कि पुराणों में, कथाओं में किस तरीके से चीजें डीपली सही ढंग से वर्णित है। तो सबसे पहले वीनस के लिए, क्योंकि वो हमारी महालक्ष्मी, हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी का एक कंट्रोल है पूरे वीनस पे। वेल्थ में बिना उनकी कृपा के तो वेल्थ मिल ही नहीं सकती। तो श्रीयंत्र आपको रखना, चाहे स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कॉपर का हो, आपको रखना चाहिए। और श्रीयंत्र की जो है आपको पूजा करनी चाहिए। मंदिर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। बहुत ज्यादा विधिवत ढंग से नहीं कर सकते, तो जितना आपका है उतना आप शुरू करिए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्योंकि श्रीयंत्र की जो साधना है, श्री साधना जो है, सबसे डिफिकल्ट साधनाओं में से एक है। तो बिल्कुल भी आप झिझक मत करिए, कंफ्यूज मत होइए कि आपको तो श्री साधना आती नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये देवी के तो इतने आवरण है, इतने द्वार है, इतने ये है, इतने भूपर है, सब कुछ आ जाएगा। भक्ति भाव मेन है ना पहले, तो आप उनकी रोज पूजा करिए। जहाँ पे भी आपको दिक्कत है उसको स्थापित करिए, और धीरे धीरे आपका जो है मार्ग खुलेगा। क्योंकि जो श्री साधना है कोई 1 महीने 2 महीने साल भर की तो है नहीं, ये लगभग जीवन भर की साधना है। तो जो श्री साधक है इसी तरीके से अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन तो यही है। और बहुत सारी जगह जो है श्रीयंत्र हमने भी स्थापित कराया, उसके बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट मिले, स्पेशली जिनको बिजनेस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, शोरूम में नुकसान था, पैसा उनका बर्बाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको पैसों की बर्बादी थी, चलता हुआ काम रुक गया था। श्रीयंत्र अच्छे ढंग से स्थापित करके उनका फिर रोज आपको पूजन भी करना है, चाहे छोटा सा ही हो, 2 मिनट का ही हो, 3 मिनट का ही हो, 1 मिनट का ही हो, रोज उसको पूजन करके आपको विशेष लाभ होता है। और ये जो है आपके जो शुक्र ग्रह हैं उसमें अगर कुछ दिक्कत है उसको पैसिफाई करता है, और उसके साथ साथ ही अगर शुक्र अच्छा है तो उसको बूस्ट भी करता है। इसके साथ ही यदि आपकी कार्य में अड़चने हो रही हैं, शुक्र के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप हैं तो बहुत अच्छे, पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छे, इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आपका जो फेस का, बॉडी का ऑरा है वो शुक्र के कारण बड़ा डिप्लीटेड है, इंप्रेस नहीं कर पाते इंटरव्यू में, या कहीं भी लोगों को प्रभावित करना है, या आप ऑफिस में तो आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, या आप बिजनेस में हैं आप काम नहीं कर पा रहे, सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग प्रभावित नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आप किसी भी महीने की शुक्र पक्ष को, जो शुक्रवार आए उस दिन, आप
एक क्या कहते हैं गुल्लर के पेड़ की जड़ ले लें थोड़ी सी, और उसको शुद्ध वगैरह पवित्र करके अपनी चांदी के ताबीज में रखकर पहन लें। और इसी के साथ गुल्लर का जैसे आप कहीं पौधा लगा सकते हैं अपने घर में या अपने आसपास, उसको रोज आप केयर करिए, पानी दीजिए, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपका शुक्र जो है मजबूत होता चला जाएगा। इस तरीके का जो है रेमेडी मानी गई है। सेकेंडली, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि अपने घर को हमेशा साफ रखें, मिरर को हमेशा साफ रखें। रोज इलायची डाल के, जो आप पानी में नहाते, मान लीजिए गुनगुने या गर्म पानी में नहाते हैं, तो 2-3 इलायची डाल के इलायची के पानी से आप स्नान करिए। और स्नान करते समय जो शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं, उनका ध्यान करिए। जो हमारे मंत्र है उसको भी आप जप कर सकते हैं। अष्टगंध या अच्छे जो परफ्यूम है, नेचुरल परफ्यूम है, उसको इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि व्हाइट रंग का कपड़े का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, स्पेशली शुक्रवार के दिन। तो ये कुछ जो है चीजें हैं। और गले में आप चाहें तो, या अंगूठी में शुक्रमणि एक होता है, तो शुक्रमणि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होती है। स्क्रीन पर शुक्रमणि को धारण कर सकते हैं एज अ पेंडेंट या एज अ रिंग। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ लाल किताब के हिसाब से। बहुत बारी मैं आपको बता चुका हूँ, अधिकतर चीजें लाल किताब की ज्योतिष के हिसाब से ही है, लेकिन आप लोगों के कमेंट हमेशा स्पेसिफिकली लाल किताब के उपायों के बारे में भी आते हैं, क्योंकि आपको वो थोड़े से आसान लगते हैं। तो लाल किताब के हिसाब से भी यहाँ पर महालक्ष्मी जी की पूजा करें, अर्चना करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखें, उनकी पूजा करें, महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आए। इसी तरीके से सुहाग का जो सामग्री है वो दान करें। अंगूठी आप पहन सकते हैं, डायमंड, ओपल या कोई जो उसका उपरत्न है। ये डिटेल में बात करेंगे जो तीसरा पार्ट हमारा होगा, जिसमें हम जेमस्टोन को लेंगे। जेमस्टोन के द्वारा या रुद्राक्ष के द्वारा कैसे आप, अगर आपका शुक्र खराब है तो उसको पैसिफाई कर सकते हैं, या अच्छा शुक्र है तो उसको बूस्ट कर सकते हैं। सफेद वस्त्र का धारण करें, सफेद रुमाल अपने पास रखें, जलाभिषेक करें और चीजों का दान करें। जैसे सफेद रंग के वस्त्र है, चावल है, दूध है, दही है, तो जरूरतमंदों को शुक्रवार के दिन इन चीजों का दान करें। और भगवान शिव को सफेद रंग का चंदन या भस्म लगाकर हमेशा रखें, और भगवान शिव का जलाभिषेक करके उसमें सफेद चंदन या सफेद भस्म रखकर अपने मंदिर या घर में या ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम में अपने शिवलिंग को जरूर रखें। मेरे प्यारे शिव भक्त, तो अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह से जुड़े वास्तु दोषों की। और यदि शुक्र के डायरेक्शन में दोष हैं तो वास्तु के जो हमारे रेमेडी आइटम्स हैं, हेलिक्स रॉड्स हैं या दर्पण हैं और भी बाकी चीजें हैं, उनसे आप कंसल्टेंसी करके उसका उपाय करिए, ताकि जो आपका कम से कम तोड़फोड़ हो घर में, और जो आपको कष्ट हो रहा है वास्तु दोष के कारण, शुक्र के कारण स्पेशली, वो दूर हो सके। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप चांदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। हो सके तो एक अपने लिए जो थाली है या प्लेट है वो प्योर चांदी की आप रखिए, गिलास उसमें पानी पीने का या दूध पीने का आपके पास चांदी का होना चाहिए। तो यदि आपका बजट है, कोई आपको समस्या नहीं है पैसों की, तो अपने लिए चांदी का एक सेट आप जरूर रखिए यदि शुक्र आपका वीक है। और इसी तरीके से अपने घर में एक वाटर बॉडी या एक छोटा सा फाउंटेन या पानी का कुछ भी आप ऐसा सही दिशा देखकर इंस्टॉल करवाइए, उससे आपको विशेष लाभ होगा। और इसी तरीके से जो सुगंध वाले फूल हैं वो भी आप डायरेक्शन देख के रखिए, जिससे आपको विशेष लाभ होगा, और उनकी केयर करिए। ये जो है कुछ वास्तु के दोषों की रेमेडीज हैं। अब वास्तु के हिसाब से देखिए क्या होता है कि जो अग्नि कोण है, हमारा अग्नेय है, वो वीनस के अंडर में आता है, और ये फायर का भी है। मोटा मोटी अगर आप समझें तो आप उसको ऐसे समझिए कि जो किचन का पोर्शन बताया गया है, क्योंकि गृहिणियां उसको कंट्रोल कर रही हैं, और उसी पाचक से ही आपका जो शरीर है, मैदा है, शुक्राणु है, वो बनेंगे। तो किचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको वीनस जो है वो कंट्रोल करता है। और अग्नि कोण भी है, गर्माहट भी हमेशा रहती है, बहस भी हो जाती है वहां पे, और कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो कोण बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अग्नि कोण हो ही गया, और एक जहाँ पे मंदिर रखते हैं ईशान कोण। और भी कोण है, लेकिन ये दो तो हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां ना होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे इसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो कॉर्नर है, ये देखिए, ये नॉर्थ है, तो आप अपने घर का आप समझ लीजिए ये साउथ पोर्शन है, और ये ईस्ट निकला, ये वेस्ट निकला। सिंपल सी बात है कि वेस्ट में सूरज डूबता है, ईस्ट में सूरज निकलता है, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम है थोड़ा सा ये मैप वगैरह चार्ट देखने में, तो हल्का सा आप समझ लीजिए।
नॉर्थ जो है इंडिया का मुकुट है, आप समझ लीजिए, जहाँ पे हिमालय हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, लेह लद्दाख है, तो मोटा मोटी वो नॉर्थ की साइड है, आप समझिए। नीचे की साइड जो है बिल्कुल लास्ट में श्रीलंका की तरफ मान लीजिए, केरला की तरफ मान लीजिए, वो साउथ है। तो बाकी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अधिकतर लोगों को पता ही होगा। 2-4 लोग जिनको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करिए ताकि कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन ना कर दें। तो ये जो है ये यहाँ को कंट्रोल करता है और इन्हीं में हमारी अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं, 45 देवता हमारे वास्तु के हैं, कभी उसकी मास्टर क्लास डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि अग्नि कोण को आपको अच्छा रखना है। अगर आपका अग्नि कोण नहीं है, हिल गया है, किचन कहीं और है, उसका सोल्यूशन करिए। दूषित खंडित वगैरह नहीं होना चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के यदि वास्तु के दोष हैं और आपके जीवन में आ रहे हैं, वीनस से रिलेटेड बीमारियां बार बार आपके परिवार में आपको हो रही हैं, वेल्थ का इश्यू हो रहा है, ऑरा डिमिनिश हो गया है, और कई सारे जॉब बिजनेस में अगर वीनस से रिलेटेड इश्यू है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो वास्तु के कारण भी हो सकती है। तो वीनस वाला जो आपका अग्नि कोण है उसको आप सही कर लीजिए। तो यहीं पर देखिए कई सारे जो है यहाँ पर ये जो वीनस के मैंने कोने आपको मैप में बता दिए हैं। आप पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं वास्तु के हिसाब से। इसी में अगर फेंग शुई की हम बात करें तो फेंग शुई में, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि अब न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड के पीछे तो पड़े ही हैं, लोशो ग्रिड को यूज कर रहे हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, बाजी चार्ट, इन सब चीज़ों की भी क्या कहते हैं हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। तो बेसिकली लोग देखते हैं इंडियन ज्योतिषी है, इंडियन अंक ज्योतिषी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी है, लेकिन एक्सपर्टाइज हमारी चाइनीज जो है, बाजी चार्ट है, फेंग शुई है, साइकिल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन है, 5 एलिमेंट है, इन चीज़ों में भी है। तो अब क्योंकि जो हमारे कंसल्टेंसी लेने आते हैं वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं, तो किसी का कोई फेथ है, किसी का कोई कंट्री है, किसी का कोई है, उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी या इंडियन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाना चाहते हो, लेकिन वो कई सारे ऐसे अपनी कंट्री में अपने हिसाब से वो करते हैं काम, तो फिर हम उनको उन्हीं के में कंसल्ट करके बताते हैं। तो फेंग शुई का भी मैंने आपको बता दिया कि फेंग शुई में वीनस जो है वो मेटल को कंट्रोल करता है। ये जो है आपका ये मेटल है। तो यहाँ पर जो फेंग शुई को मानते हैं, क्रिस्टल थेरेपी कर रहे हैं, लोशो में काम कर रहे हैं, प्लेन्स में काम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के, तो वो वीनस को मेटल की तरह ट्रीट करें। मेटल एलिमेंट देखें, बाजी चार्ट में देखें कि मेटल बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, बहुत ज़्यादा घट तो नहीं गया है, जो हर किसी का इंडिविजुअल बाजी चार्ट बनेगा। या आपको ये भी ध्यान रखना है फेंग शुई के हिसाब से कि मेटल अपने आप में ज़्यादा हो सकता है, या उसको जो मेटल को क्रिएट करने वाला है या डिस्ट्रॉय करने वाला उसका एडजॉइनिंग जो दूसरा एलिमेंट है वो तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। आप समझते हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वुड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वुड ही बहुत ज़्यादा है। अगर पानी भी बहुतायत में तो उसका कुछ असर जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा या उसको रिड्यूस करेगा। तो ये जो फेंग शुई की 5 एलिमेंट थ्योरी है डिस्ट्रक्शन की और क्रिएशन की, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी जो आपकी रेमेडीज हैं वो सटीक बैठेंगी। उड़ते उड़ते अगर आप करेंगे एक ही चीज़ को देख के तो नहीं होंगी, इसी को ही आपको जो है बैलेंस करना है। अब हम बात करते हैं शुक्र की रेमेडी की। कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा जेमस्टोन, बहुत डिटेल में अलग से वीडियो इसकी बनेगी, सारी क्वालिटी आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि ठगी बहुत ज़्यादा इसमें है। जेमस्टोन फेक भी आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, सिंथेटिक भी आ रहे हैं, लें तो कितने का लें, क्योंकि रेट भी आप देखते हैं कि मतलब इतने भयानक इसकी रेंज है कि आपको खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, डायमंड नेचुरल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब तो सिंथेटिक मोजोनाइट बन रहा है, या ओपल पहन रहे हैं, फ्लैट ओपल लें, वाइट ओपल लें, फायर ओपल लें, अगर लें तो क्या लें, या और भी कोई उसका उपरत्न हो सकता है, तो उसकी विस्तृत चर्चा होगी। आज शॉर्ट में इसको चलते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी जो रुद्राक्ष है ये शुक्र के लिए आप पहनते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष ऑब्वियस ही बात है कि सस्ता होगा, और 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो महंगा होगा। तो थोड़ा महंगा है, ऐसा नहीं कि 14 मुखी जितना महंगा हो, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, इनका कवच भी बना सकते हैं। आंवला साइज का भी 6 मुखी ले सकते हैं, एक छोटे से साइज की जगह, इसके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अब तो आपने इतनी सारी वीडियो देख ली है कि आप खुद ही कॉम्बिनेशन सारे बना लेते हैं, खुद ही समझ लेते हैं, हमारी बुक पढ़ के, औरों की बुक पढ़ के भी, तो आप काफी जागरूक हो गए हैं।
अच्छा लगता है कि आप लोग खुद ही कवच कॉम्बिनेशन बनाने लग गए हैं और खुद ही कह देते हैं कि ये 5 टाइप के, 4 टाइप के, 3 टाइप के, 6 टाइप के हमारे को रुद्राक्ष चाहिए। तो मतलब अच्छा भी लगता है कि हाँ आप लोग कम से कम खुद समझने, पढ़ने, सीखने, समझने लग गए हैं, एक अच्छी चीज है। इसी में अगर जेम स्टोन की बात करें तो नेचुरल डायमंड बहुत ज्यादा महंगा है। लैब ग्रोन डायमंड में कई सारे मत हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए बेकार है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज तो इसकी सेम है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन जैसे कर रहा है वो मेजरली ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये भूमि से निकला हुआ नहीं है, लैब क्रिएटेड है, तो इसमें अलग अलग थ्योरी है। तो यहाँ पर अभी कई सालों से जो चल रहा है इसका जो ऑल्टरनेट है वो है ओपल स्टोन, फायर ओपल, चाहे वो इथियोपियन हो, वो थोड़ा सा मिड रेंज में है, ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल महंगा है। इस सब की हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। और बाकी के जो इनके उपरत्न हैं वो जैसे टोपाज हो गया, जिरकन हो गया, क्रिस्टल क्वार्ट्ज हो गया, व्हाइट सफायर हो गया, ये भी हैं। इनमें टोपाज और जिरकन में, स्पेशली टोपाज और जिरकन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ज्यादा बड़ी ठगी इसमें आपको लगता उपरत्न है, बड़ा सस्ता है, ग्लास है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि असली टोपाज बढ़िया क्वालिटी का भी अच्छे खासे रेट का है, और असली जो आपका जिरकन है, ओरिजिनल जिरकन, वो भी अच्छे खासे रेट का, मतलब इतने अच्छे खासे रेट का नहीं, बट आप सोचेंगे कि 10-20 रुपए कैरेट होगा, वो नहीं है। वो क्यूबिक जिरकन या ग्लास कटिंग या बाकी चीजें हैं, ये सच्चाई है, कुछ और वो चीजें हैं। तो आपको अगर आप टोपाज ले रहे हैं तो असली टोपाज ही वो हो, अगर उपरत्न की बात करें, वरना ओपल इज अ गुड चॉइस, आप ओपल के लिए जा सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शन है जिसको हम जेम स्टोन वाली अपनी इसी शुक्र की जो लास्ट की सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट हम पेज में आ गए हैं शुक्र की रेमेडी के। जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सामुदायिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं, न्यूमरोलॉजी के हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में है, पालमिस्ट्री में है, क्योंकि जब हम शुक्र की बात चल रहे हैं तो एक चीज बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। एक पेज मैंने आपको डाल दिया, पूरी की पूरी इसकी एक बुक बन सकती है, बहुत लंबी चौड़ी 3-4 घंटे की पूरी वीडियो बन सकती है। अंग के जो लक्षण हैं और जो बिंदु हैं उनका वीनस का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वीनस क्योंकि लग्जरी वगैरह देता है, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार और इवन वेस्टर्न में भी जो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें कई तरीके की, जैसे गर्दन के डिजाइन है, उंगलियों के डिजाइन है, नाभि के डिजाइन है, टांगों के डिजाइन है, इनके बारे में बताया गया है कि किस से प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून, हेल्थ एंड वाइटलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। तो इस तरीके से शारीरिक लक्षणों को देखकर तिल कहाँ है, कौन सी उंगली बड़ी है, कम है। पालमिस्ट्री में तो आप क्या देखते हैं कि आपका माउंड कितना बड़ा है वीनस का, उसमें किस तरीके की जालियां हैं, दूषित है या नहीं है, उसके साथ क्या उसको कंट्रोल करने के लिए सात्विक जो माउंड्स है वो बेटर पोजीशन में है नहीं है। अंगूठा आपका किस टाइप का है, क्या गुड विल पावर वाला, फ्लेक्सिबल है, या अजीब सा छोटा सा है, कामुकतापूर्ण है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं सामुद्रिक शास्त्र में आती हैं। तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट, अपना डेटाबेस एक मेंटेन कर सकते हैं। इनमें डेटाबेस हमने भी काफी बड़ा मेंटेन कर रखा है, हस्तरेखाओं का, जीभ का, आंखों का, फेस कट का। तो इस तरीके से आपको थोड़ा देखो रिसर्च वर्क की जरूरत है। जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उसको इसको एक लॉजिकली साइंस टाइप से आप लीजिए और अपना एक रिसर्च डेटा बनाइए। जिस दिन आपके पास 1000, 2000, 5000 हस्तरेखाएं, कुंडलियां, आपकी न्यूमरोलॉजी, उनके लाइफ के पैटर्न, कौन किस फील्ड में, वो जमा होना शुरू होगा, तो आपके जो फलादेश हैं, आपकी जो स्टडी है, आपकी जो प्रिडिक्शन है, आपका खुद अपने जीवन को सही करने की जो चीजें हैं, क्योंकि खुद आप दूसरे को तो देखना तो बाद में है ना, पहले आप खुद को तो देखेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये मैंने आपको जो शारीरिक लक्षण है जो हम सामुद्रिक शास्त्र में लेते हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए और देखिए कि किस तरीके से ये चीजें नेम, फेम, वेल्थ, हेल्थ काम कर रही है और क्या क्या चीजें किस तरीके से हेल्प करी हैं, उनको आप डॉक्यूमेंटेशन करिए। तो यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी मैंने आपको वीनस का, क्योंकि वो हमारी बॉडी और ऑरा को कवर करता है, वेल्थ वगैरह देता है, तो हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया जिसको आप रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। एक स्टडी का ये पूरा का पूरा
चीज है जिसमें मणिबंध की रेखाओं से लेकर हमारे हाथों के माउंट है, हमारे तिल कहाँ कहाँ है, हमारी किस तरीके की नाक है, हमारी किस तरीके की स्किन की ग्लो है, हमारी गर्दन में कितनी लाइनें पड़ रही हैं, हमारे जो उंगलियां हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, नाभि हमारी कैसी है, हमारी टांगे कैसी हैं, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी होती है, उनका रेशो प्रोपोर्शन की स्टडी होती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं नए एस्ट्रोलॉजी के, पाइलमिस्ट्री के, बाकी चीज़ों के, वो इस पर रिसर्च कर सकते हैं, अपना डेटाबेस को बिल्ड कर सकते हैं। और अच्छा डेटाबेस अगर आप बिल्ड करते हैं तो आपकी जो प्रिडिक्शन है, आपकी खुद को समझने की जो चीज़ें हैं, दूसरे का तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अधिकांश लोग जो आप लोग वीडियो देखते हैं खुद के लिए समझते हैं, तो उसको आप सामुद्रिक शास्त्र को भी रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा शुक्र के पार्ट 3 में, जिसमें 2 वीडियोस होंगी, जिसमें हम जो शुक्र ग्रह है, वीनस प्लेनेट है, उसके जेमस्टोन और उपरत्न के बारे में चर्चा करेंगे, उसके मूल्य वगैरह के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। ये सब आप नवग्रह की सीरीज में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से होती हैं। और जो लोग अपना हवन करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा ही वीनस का कुछ इशू है, अभी हाल फिलहाल करना चाहते हैं, तो वो गुड़ल के जो है लकड़ी के साथ हवन करें पूजा और मंत्र के बाद। और उसमें 108 नाम मैंने फिर से यहाँ पर दे दिए हैं, आप इनको हवन करते समय उच्चारण कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको डिफिकल्टी है तो जो इस मंत्र से आपने अपनी पूजा करी है उसी मंत्र को आप यहाँ पर दोहरा सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है इस बहुत ही डीप मीनिंग वाली जो हमारी शुक्र की रेमेडी की वीडियो थी, इसको देखकर आपको जरूर आनंद आया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं शुक्र ग्रह से संबंधित, या आपको शुक्र से संबंधित कोई कष्ट हो रहा है, या शुक्र आपके जीवन में अच्छा है, आप उसको और प्रबल करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप अपने शुक्र ग्रह को पैसिफाई करने के लिए या बूस्ट करने के लिए शुक्र से संबंधित कोई रुद्राक्ष लेना चाह रहे हैं, रुद्राक्ष माला लेना चाह रहे हैं, यंत्र लेना चाह रहे हैं, या उसका जो रत्न है या उपरत्न है वो लेना चाह रहे हैं, तो संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम